हेलो। आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के साथ व्याकरण के एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पे चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है कारक, जिसको हिंदी में तो कारक कहते हैं, अंग्रेजी में उसको कहते हैं केस। कारक का अर्थ होता है करने वाला। आप सबको बताएं कि व्याकरण के जितने भी पार्ट हैं उसमें कारक का एक अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और हर परीक्षा में, चाहे आप एकेडमिक पढ़ाई में हो या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मतलब आप किसी भी तरीके की परीक्षा को देने जा रहे हैं, तो यहाँ से सवाल आपसे पूछा जाता है। और आप सबको बताएं कि कारक ऐसा पार्ट है हिंदी का कि जिसके बिना कोई भी शब्द शुद्ध रूप से बोला नहीं जा सकता। जब तक कारक की जो विभक्ति है उसको लगाया ना जाए, जोड़ा ना जाए, तो वो शब्द एक प्रकार से कहीं शुद्ध नहीं, उसका उच्चारण शुद्ध नहीं हो सकता है ना। तो कारक किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसके भेद कितने माने गए हैं, भेद के अंदर क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, उसकी विभक्ति क्या है, ये आदि महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम आपके साथ आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं कारक के विषय में जानना। तो सबसे पहले आपको हम बताएं कि कारक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, केस कहते हैं। देखिए, कारक का अर्थ होता है, ये इसका अर्थ होता है करने वाला, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, केस, CEASE, ठीक है, केस। अंग्रेजी में इसको कहते हैं केस, हिंदी में कहते हैं कारक। कारक का अर्थ होता है करने वाला। अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि कारक का क्या अर्थ होता है, तो आप बताइएगा करने वाला। हिंदी में इसकी संख्या कितनी मानी गई है, तो इसकी संख्या है कुल 8। अब वो 8 नाम क्या है, उनकी विभक्ति क्या है, विभक्ति को और भी क्या कहते हैं, और इसकी परिभाषा क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे परिभाषा हम लिख दिए हैं। देखिए, परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, ठीक है, वाक्य के, एक वाक्य है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या क्रिया से उनका, किसका, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। हिंदी में कारक और अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं, केस कहते हैं, है ना। परिभाषा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या क्रिया से उनका, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे हम कारक कहते हैं। बेटा, आप सबको बताएं कि परिभाषा से थोड़ी कंफ्यूजन होगी कि कैसे क्या कहना चाह रहा है, परिभाषा के माध्यम से बताना, मतलब क्या बताया जा रहा है, कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो अभी हम आपको एक पूरा एक उदाहरण, एक वाक्य लिखते हैं और उसके माध्यम से इस परिभाषा को आपको समझाते हैं, तो परिभाषा आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या क्रिया से उनका संज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। अगला पॉइंट है कि इस परिभाषा का अर्थ यह हुआ कि संज्ञा सर्वनाम के आगे जब ने, को, सो आदि विभक्तियां लगती हैं, तब उनका रूप क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है, 8 है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से, अलगाव के पक्ष में, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अलगाव के पक्ष में, संबंध का की के रारी ने, अधिकरण में पै पर, संबोधन हे अरे। ये आपके 8 कारकों के नाम हैं और उनकी विभक्ति है। तो अभी हम उसको पहले यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं, उसके बाद हम उस पे, उसके नाम पे आते हैं। तो यहाँ पे आप संख्या को याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कि हिंदी में कारक की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी, तो आप बताइएगा 8। कारकों के बोध के लिए अगला पॉइंट है कि कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय चिन्ह लगाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं,
विभक्तियां कहते हैं। कुछ लोग विभक्ति को परसर्ग भी कहते हैं। ये विभक्ति क्या है, अभी जब हम कारक के नाम, 8 नाम पे हम चर्चा करेंगे तो विभक्ति या परसर्ग किसे कहते हैं, इस पे हम आपके साथ चर्चा करते हैं। आइए पहले हम एक उदाहरण के माध्यम से परिभाषा को समझते हैं। तो उदाहरण है कि रामचंद्र जी ने, ठीक है, रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र, खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। ठीक है, पुल क्या कर दिया, पुल बंधवा दिया। अब देखिए, ये ने, के, से क्या है, विभक्ति है। क्या है, विभक्ति। किसकी, कारक की। ये विभक्ति है। बंधवाना क्या हो गया आपका, क्रिया हो गया। ठीक है, रामचंद्र जी संज्ञा हो गए। ठीक है, खारे जल भी क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। समुद्र संज्ञा। ठीक है, बंदरों से, बंदर भी क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या क्रिया से किसका, संज्ञा और सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब देखिए, जैसे रामचंद्र जी और खारे जल को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ने, विभक्ति है। ठीक है, खारे जल और समुद्र को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, के, ये भी विभक्ति है। अभी जब हम 8 कारक का नाम लिखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। फिर खारे जल समुद्र को कौन जोड़ रहा है, के। फिर समुद्र पर बंदरों से, यानी इस वाक्य को कौन कौन जोड़ रहा है, ये से और पर, ये भी विभक्ति है। पुल बंधवा दिया, बंधवाना क्या है, क्रिया है। यानी ये संज्ञा पूरे वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, विभक्तियां कर रही हैं। तो कहते हैं कि वाक्य के अन्य शब्दों के साथ क्रिया से उनका संबंध सूचित हो, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब कारक की अपनी एक विभक्ति है सबका, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, है ना। यानी ये पूरा जो विभक्ति है पूरे वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। बंधवाना क्रिया है और इस क्रिया को क्रिया के पूरे वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ने, के, पर, से। यही इसका क्या है, कारक है। ठीक है, रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। यानी जैसे मान लीजिए कि अब आपसे पूछा जाए कि जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ यहां पे संबंध कौन सूचित करवा रहा है, ये कारक। ठीक है, कारक की विभक्ति, ठीक ना, कौन करवा रहा है, कारक की विभक्तियां। ठीक है, से। तो यानी इस पूरे वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ये विभक्तियां कर रही हैं और इन्हीं से एक दूसरे का संबंध सूचित हो रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। और कारक के बिना किसी भी वाक्य को शुद्ध रूप से उच्चारण करना थोड़ा मतलब कहीं कहीं हो सकता है, लेकिन अधिकतर जगहों पे बहुत कम चांस है कि इस तरीके का हो पाए शुद्ध उच्चारण। नहीं तो बिना कारक की विभक्ति के किसी भी वाक्य का शुद्ध उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल है। जैसे राम आम खाया। ठीक है, और अब हम इसी वाक्य को जब इस तरीके लिख देंगे
कि राम ने आम खाया। ठीक है, अब देखिए इस पूरे वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ने, है ना। ने क्या हो गया? कर्ता कारक। ठीक है, इसी तरीके यहां रामचंद्र जी ने, तो कर्ता ने, फिर कर्म को अपादान से, जैसे यहां पे देखिए अपादान से, संबंध का की के संबंध कारक, फिर उसी तरीके अपादान, है ना, से अलगाव के पक्ष में, फिर आपका हो गया अधिकरण में पय पर। ठीक है, में पय पर, तो यहां क्या हो गया? ये किस कारक का है विभक्ति? अपादान कारक का। ठीक है, तो यानी इस वाक्य में आपको हम ये पूरे वाक्य के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि परिभाषा जो कह रहा है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ या क्रिया के साथ उनका संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध सूचित हो उसे ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए राम ने आम खाया, अब यहाँ पे इस पूरे वाक्य को जोड़ने का काम कौन किया? राम ने, ये ने किया। ने किस कारक की विभक्ति है? कर्ता कारक की। ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा का हो गया। अब आइए हम लोग आते हैं कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। अब वो कौन कौन से हैं, आइए हम उनके नाम पे चर्चा करते हैं। हो सकता है कि ये शुरुआत में आप लोगों को तुरंत समझ में ना आया हो, लेकिन बाद में जब यहाँ से हम उठा करके यहाँ समझाए तो हमको विश्वास है पूरा कि आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो 8 कारक हैं उनका नाम है, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं कारक और यहाँ हेडिंग दे देते हैं विभक्ति। ठीक है, अब देखिए कर्ता ने कर्मा लिख दिया, सॉरी, कर्म को करण से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से, है ना, संबंध कितना हो गया? 3 3 6, 2 नाम और संबंध अधिकरण, संबंध अधिकरण संबोधन। ये देखिए ये तो 8 कारक के नाम हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, है ना। अगर इनका नंबरिंग कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखिए हम लोग अभी यहाँ सामने बात किए कि इसकी संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, अब देखिए अब आइए हम लोग बात करते हैं विभक्ति की। तो कर्ता की विभक्ति है ने, सॉरी इसको थोड़ा हम दूर लिख दिए, विभक्ति थोड़ा और नजदीक लिखते हैं। चलिए भाई विभक्ति जी आप थोड़ा नजदीक आइए ताकि बच्चों को हमारे समझने में आसानी हो। चलिए कर्ता ने, ठीक है, कर्म को करण से साधन के रूप में,
साधन के रूप में, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलगाव के पक्ष में, ठीक है, अलगाव के पक्ष में, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पय पर, में पय पर, संबोधन हे अरे, है ना। ये क्या हो गया, ये आपके कारक, 8 कारक के नाम, और ये उनकी सारी क्या हो गई, विभक्तियां हो गई, पहचान, ठीक है। अब देखिए, विभक्ति को बहुत सारे जगहों पे परसर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि विभक्ति को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बताइएगा परसर्ग के नाम से, ठीक है। अब देखिए, अब याद कैसे आप करेंगे, तो इसको याद करना बहुत आसान है। अगर हम आपको कोई खुद का बनाया हुआ जबरदस्ती का ट्रिक दें, जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि कहेंगे कि सुअर की ट्रिक से, तो गाय की ट्रिक से, फलान ढमा, दुनिया भर का ट्रिक अपना आजमाने के लिए आप सबको बताते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसको याद करने के लिए सीधा एक तरीका है कि आप इसको अपने तरीके से रट जाइए। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, अलगाव के पक्ष में, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पय पर, संबोधन हे अरे। अभी जब हम एक कारक की, अब इन सब की परिभाषा, इस सब का पहचान, जैसे ये साधन के रूप में से, तो इसका विभक्ति हो गया, करण कारक की विभक्ति क्या है, से। अब ये साधन के रूप में ये क्या है, अपादान से, अलगाव के पक्ष में ये क्या है। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कर्म कारक की विभक्ति क्या है, को। संप्रदान कारक में भी इसकी विभक्ति क्या है, को। अब जैसे मान लीजिए कि अगर आपके सामने 2 उदाहरण रख दिया जाए कि मां ने बच्चे को सुलाया, ठीक है, मां ने बच्चे को सुलाया, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, मां ने बच्चे को फल दिया, ठीक है। 2 वाक्य है और दोनों में आप देखेंगे कि को विभक्ति आया है। अब अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि मां ने बच्चे को सुलाया और मां ने बच्चे को फल दिया, अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। दोनों एक ही कारक के उदाहरण है कि दोनों अलग अलग कारक के उदाहरण है, तो आप कैसे जान पाएंगे। ऐसे ही ये अलगाव के पक्ष में, साधन के रूप में ये सब है क्या, जब हम आपको एक एक कारक की परिभाषा और ये साधन क्या है, अलगाव क्या है, अलगाव कितने तरीके का है, ये जैसे मान लीजिए कि एक उदाहरण आपको बताते हैं। हाँ, यहीं पे लिख देते हैं, देखिए, पेड़ से फल गिरा। पेड़ से क्या हुआ, पेड़ से फल गिरा। पेड़ से फल गिर गया यानी जो फल है वो पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। क्या हो गया, अलग हो गया। यानी पेड़ और फल का क्या हो गया, एक दूसरे से अलगाव हो गया। ऐसी स्थिति में यहां पे कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, कौन सा कारक होगा, अपादान कारक होगा। ये देखिए, इसकी विभक्ति क्या है, से, तो इसकी विभक्ति भी आपको मिल गई यहां पे से। और
अलगाव भी हो गया, अलगाव के पक्ष में अलगाव भी हो गया, है ना, अलगाव भी हो गया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कौन सा कारक हुआ, अपादान कारक हुआ। लेकिन अभी भी इसमें एक पॉइंट ये है कि जो ये अलगाव होता है ये 5 तरीके का होता है, 5 प्रकार का। कितने प्रकार का, 5 प्रकार का अलगाव होता है। तो अभी जब हम इसकी परिभाषा और ये सब है क्या कि अलगाव 5 तरीके का कौन कौन सा है, किस प्रकार का अलगाव होगा, ये साधन के रूप में कैसे इस्तेमाल होगा, है ना, इस सब पे आपके साथ हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये माँ ने बच्चे को सुलाया, माँ ने बच्चे को फल दिया, ये एक ही कारक के उदाहरण है कि अन्य कारक के उदाहरण है। इस पे भी हम आपको बहुत व्यवस्थित एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, और बिना मतलब का अपना वीडियो चलाने के लिए, आपको फंसाए रखने के लिए कि हम ट्रिक बताएंगे ट्रिक बताएंगे ट्रिक बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको याद करना होगा बेटा, एक बार आप अपने तरीके से याद कर लोगे पूरा जीवन नहीं भूलोगे। हाँ, हम आपको इतने बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, जैसे अभी परिभाषा आपको हम समझाए, उसी तरीके हम आपको इसकी परिभाषा, इसके पहचान, इसके उदाहरण को इतने बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे कि फिर आपको, अगर आप उसको समझ करके अपना नोट्स बना लेंगे तो आप यकीन मानिए आपको जीवन में कभी भी कारक से समस्या नहीं होगी, ऐसा हमारा विश्वास है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस जितने 8 कारक हैं, इनकी परिभाषा, इनके पहचान के विषय में पूरा व्यवस्थित हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद, और आप लोगों से एक निवेदन है कि कोशिश करिए कि चैनल के साथ और भी लोग जुड़ें, ताकि हम शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।